हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चीज़ को ढंग से सुनना प्लीज़। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि तुम इस क्लास के बाद शायद हर एक सम कर पाओगे। चीज़ को ढंग से समझिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला चीज़, सबसे पहला चीज़ इसका नाम देखो। इट इज़ रिलेटेड विद द कैश फ्लो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस चीज़ का स्टेटमेंट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो, इट मीन्स बेसिकली इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। नाउ इस स्टेटमेंट को बनाना इतना आसान भी नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम सब जानते हो कब पैसा आता है और कब पैसा जाता है। रुपया आना जाना सबको पता है हम लोग को, करेक्ट है ना। हम एक मशीन खरीदे, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो इट इज एन आउटफ्लो, करेक्ट है ना। प्रोवाइडेड इट इज परचेज्ड इन कैश और चेक वट एवर। अगर हम क्रेडिट में मशीन खरीदे, क्रेडिट में क्या पैसा आएगा? क्या पैसा जाएगा? नहीं। दोनों ही सिचुएशन में कुछ नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट में खरीदे हैं। मतलब जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, उनके चलते कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोस, यस और नो, करेक्ट है। हम एक मशीन खरीदे कैश में 1,00,000 रुपए का। चीज को अभी सुनना बस हमसे। आई हैव परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1,00,000 इन कैश और चेक वट एवर। परचेज्ड मशीन कितना रुपया में? मेरे को ये बताइए, जो 1,00,000 में मशीन खरीदे, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। तो दिस इज एन आउटफ्लो। हम ये मशीन खरीद लिए ईयर के शुरुआत में, 1 जनवरी 2023 एज्यूम कर ले। अब ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2023। चीज को ढंग से सुनना। ईयर एंड पे हम लोग मशीन पे डिप्रीसिएशन देते हैं। डिप्रीसिएशन का रेट है 10%। तो इस 1,00,000 पे 10% पूरे साल का कितना होता है? 10,000 रुपये। इस डेप्रीसिएशन को हम लोग पीएल में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। एक्सपेंस है, हम लोग इसको लिख दिए। मेरे को ये बता, इस डेप्रीसिएशन के चलते क्या पैसा आया या गया? कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? क्या हुआ? पैसा गया है ना। चीज को समझो। हम एसी खरीद के ले आए 1,00,000 रुपए का। जब खरीदे तो हमने रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ₹1,00,000 दिया था, तो रुपया गया था, मेरा आउटफ्लो हो गया, यस और नो। अब ये एसी मेरे यहाँ पे लगा हुआ है और तुम लोग आते हो और फ्लैप पकड़ के झूल जाते हो, ऊपर नीचे करते रहते हो, खराब होता है। अब हम इसका ईयर एंड पे डिप्रीसिएशन लिखे बुक्स में 10,000 रुपये। क्या मेरे को 10,000 रुपया वापस रायपुर वाले को जाके देना होगा कि हम सिर्फ बुक्स में लिख रहे हैं? सिर्फ लिख रहे हैं। बेच रहे हैं क्या? अभी तो नहीं बेच रहे ना। ₹1,00,000 लग गया और मेरा 10,000 रुपया अब हम हर साल डिप्रीसिएशन लिखते हैं। क्या इसके चलते पैसा आता है या जाता है? कुछ भी होता है। तो डिप्रीसिएशन इज बेसिकली ये जो डिप्रीसिएशन लिखा जा रहा है, इट इज नथिंग बट ए नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसके चलते किसी भी तरीके का कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। समझ गए? अब एक मिनट, हम तुमसे आगे का थोड़ा बात कर रहे हैं क्योंकि हमको बाकी चीजें सिखाने के पहले ये कॉन्सेप्ट सेट करना बहुत जरूरी है। हम एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना रहे हैं। चीज को ढंग से समझो। ट्रेडिंग एंड पीएल। मान लो सिर्फ ट्रेडिंग है या सिर्फ पीएल है, जो भी कुछ मान लो तुम। हमने कैश सेल किया, कैश में सेल किया, कैश में 5,00,000 रुपए का। मेरे घर में रुपया आएगा कि जाएगा? सेल किए तो पैसा आएगा, यस और नो। कितना रुपया आया? 5,00,000 रुपया, करेक्ट है। अब सेल करने के लिए मैंने खरीदा भी होगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, तो इन सब चीज़ों का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगा कैश में। किसमें? कैश में। ढंग से सुनना, 3,00,000 रुपया, ठीक है। फिर हमने डेप्रीसिएशन लिखा 20,000 रुपया, ठीक है। ढंग से सुनना,
अब मेरे से अगर यहां पे कोई पूछे प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट, तो 5 लाख माइनस 3 2 लाख, डेप्रीसिएशन भी खर्चा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 180। अगर हमसे कोई पूछे कैश फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज, टोटल कैश कितना आया, तो 5 लाख कैश आया, 3 लाख रुपया कैश में लगा, कितना बचा? क्या ये 20,000 रुपए के चलते कैश गया या आया? नहीं, मतलब मेरा कैश प्रॉफिट कितना हुआ है? करेक्ट। लेकिन मेरे को नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? तो अगर कैश फ्लो के लिए प्रॉफिट चाहिए तो इस डेप्रीसिएशन को मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट है क्या? क्या ये चीज समझ में आया? क्लियर है पक्का? मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनका आपको थोड़ा सा कहानी करना पड़ेगा। इसके चलते आपके प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, रुपया आता जाता नहीं है, तो इसको आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? इसी तरीके से एक आइटम होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या होता है बताओ? मेरे को एक बंदे से 2 लाख रुपया लेना है डेटर, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में वो कुछ पैसा डुबा सकता है, क्या डुबा दिया? तो हम उसके लिए पहले से कुछ रुपया सेट असाइड करते हैं। मेरे को लगता है उस 2 लाख में से 30,000 रुपया डूब सकता है, तो हम पैसा अलग करके रख देते हैं। क्या इसके चलते मेरा रुपया गया? नहीं। क्या आया? नहीं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो है नॉन कैश एक्सपेंस। समझ गए आप चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो सबसे पहले तुमको ये समझना है कि क्या नॉन कैश है और कौन सा कैश आइटम है। जिसके चलते पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो दोनों नहीं होता है वो हमारे लिए नॉन कैश आइटम हो जाता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? तो उसके चलते कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त एड लेस क्या करना उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है? अभी हम तुमसे सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तुमको कैश फ्लो नहीं पढ़ा रहे, हम तुमसे बस बात करेंगे पैसा आया कि पैसा गया। ठीक है? अब मेरे यहां पे एक आइटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। इस चीज को टेक्निकल टर्म में या अकाउंटिंग टर्म में इन्वेंट्री भी बुलाया जाता है। इन्वेंट्रीज, यस और नो? अब एक बार ऐसे ही पूछते हैं हम तुमसे, मेरे यहाँ पे पहले शुरुआत में 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री था। ऐसे ही सुनना चीज को, तुमको ये सारा चीज समझा देंगे, फिर हम सम्स में निकलेंगे और तुम खुद ही करके निकल जाएगा। मेरे यहाँ पे इन्वेंट्री पहले था ओपनिंग डे पे 1 लाख, 31/12/22 पे। ठीक है? और 31/12/23 मेरा इन्वेंट्री आज के दिन है 3 लाख रुपया। क्या इन्वेंट्री बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेंटरी, यस और नो? सही है? इन्वेंट्री मेरा बढ़ा है कितने से? मेरे को ये समझना है क्या इस 2 लाख से मेरे घर में पैसा आएगा कि जाएगा? कैसे आएगा? आएगा सर, दिस इज एन आउटफ्लो, जाएगा। चीज को समझो, मेरे यहां पे पहले स्टॉक 1 लाख का था, अभी 3 लाख का स्टॉक है, मतलब मैंने और रॉ मटेरियल खरीदा है। तो अगर हम रॉ मटेरियल और खरीदेंगे तभी तो वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ेगा ना। तो इसके चलते ये मेरे लिए क्या होगा? आउटफ्लो होगा। समझ रहे हो चीज को? क्लियर है पक्का सर? चीज को ढंग से समझो। सेटल्ड है क्या? श्योर? ऐसी ही बात करते हैं। मेरे यहां पहले लैंड 5 लाख का था, अभी मेरे यहां पे लैंड 7,50,000 का है। ठीक है? ऐसी ही बात करो, क्या लैंड बढ़ रहा है? क्या बढ़ा है? मतलब आपने खरीदा होगा, यस और नो? तो देयर इज एन इंक्रीज इन लैंड। इंक्रीज इन लैंड मीन्स देयर इज अ परचेज ऑफ लैंड, यस और नो? तो जब हम परचेज किए हैं तो इसके चलते पैसा जाएगा, तो इट इज बेसिकली एन आउटफ्लो, यस और नो? करेक्ट है क्या? अब समझ में आ रहा है चीज? क्लियर होता है पक्का? श्योर? क्लियर है? तो तुम मतलब एक चीज समझो, इन्वेंट्री एसेट की लायबिलिटी है, बताओ। एसेट है, चलो वेरी गुड।
लैंड एसेट की लायबिलिटी, एसेट है। सर जी हम प्लांट एंड मशीनरी लिखे हैं, एसेट की लायबिलिटी, एसेट है। अब तुम एसेट एसेट बोलने लग गए, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन अब हम तुमसे पूछेंगे कि करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट, तुम एक बार ऐसे ही समझो, तुम्हारा बेस तभी बनेगा। नॉन करंट मतलब जो करंट एसेट नहीं है। मेरे को ये बताओ, इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट कि करंट एसेट? ये आता है, इतना आता है अपने को कि नहीं आता है? करंट एसेट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। जिस चीज में 12 मंथ्स के अंदर में चेंज आ सकता है वो करंट एसेट होता है। जहां पे 12 महीने के अंदर में चेंज हो जाएगा वो मेरा करंट एसेट है। अब इन्वेंट्री रेगुलर बेसिस पे खरीदेगा, बेचेगा, मैन्युफैक्चर होगा, चेंज होते रहेगा, तो दिस इज माई करंट एसेट। समझ गए चीज को? लैंड नॉन करंट एसेट, ये जल्दी से चेंज नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट, एकदम परफेक्ट। अब हम यहां लिख रहे हैं एक वर्ड, डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अभी बात करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तुमसे ही बात करना है। डेटर इज ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर कौन होता है? जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं। क्या ये फिगर हमेशा कांस्टेंट रहेगा? किसी हालत में नहीं। एक ही दिन में 100 ट्रांजैक्शन सेल का हो सकता है, तो ये तो हर मिनट भी चेंज हो सकता है। तो दिस इज माई करंट एसेट। कैश इन हैंड करंट एसेट, यस और नो? रेगुलर बेसिस पे ही चेंज होगा। कैश एट बैंक करंट एसेट। सोच के देखो, बैंक में पैसा है, क्या 12 महीने में चेंज नहीं होगा? आराम से होगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? करंट एसेट। अब समझ रहे हो ना चीज को? क्लियर है पक्का सर? श्योर? इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल, डेटर है ना, डेटर से ही जनरेट होता है बिल्स रिसीवेबल, तो ये भी क्या हो गया? करंट एसेट। अब हम लिख रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, नॉन कर। हमारे यहाँ का बेंच फर्नीचर में आता है, तो इट इज माई नॉन करंट एसेट, ये चेंज नहीं होता। पिछले साल भी तुम इसी पे बैठे थे, इस साल भी तुम इसी पे बैठे हो। समझ रहे हो चीज को? क्लियर है? तो दिस इज नॉन करंट एसेट, करेक्ट है। मोटर कार नॉन करंट एसेट, यस और नो? सही है ना? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर में? मतलब तुमको एक कॉन्सेप्ट सेटल्ड हो गया कि करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है। अब आओ, बच्चा पूछा गुडविल। सबसे पहला चीज गुडविल का मतलब ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन। एक मिनट, ये जल्दी से बदल नहीं सकता, बनाने में समय लग जाता सालों, फिर उसके बाद एक बार बन गया तो कोई आ जाए, ये जल्दी से चेंज नहीं होता। कोहली गुडविल कितना ही खराब खेल ले, एक सेंचुरी मारता है, फिर पूरा का पूरा वापस वही लेवल पे। तो ये है तो, लेकिन इसको हम लोग इनटेंजिबल बोलते हैं, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, ये दिखता नहीं है, इसको छू नहीं सकते, तो ये इनटेंजिबल है। और ये जो फर्नीचर एंड फिक्सचर ये सब जो हैं, ये हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। समझ गए ना चीज को? क्लियर है पक्का? आ रहे हम, डोंट वरी बेटा। अब इसके बाद एक वर्ड आया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक अलग कैटेगरी में ही डालते हैं। बता रहे हम, आ रहे हम, आई एम कमिंग टू दिस। नॉन करंट एसेट्स बोल के अभी हमने तुमको सिखाया, एक हमने तुमको सिखाया करंट एसेट। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों में कुछ आइटम्स होते हैं। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला आइटम होता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट्स में एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, एक इनटेंजिबल होता है, ठीक है। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब कुछ टेंजिबल। इनको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, इनके ऊपर सो भी सकते हो, यस और नो। इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, ये सब के सब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नो हाउ, तो हमारा अगर कोई रिसर्च करके रखा हुआ है
तो अब वो रिसर्च का फॉर्मूला पता है, उसको देख सकते हो क्या, उसको यूज करके कुछ एक्स्ट्रा काम हो सकता है। डेट इज व्हाट, समझ रहे हो चीज को, क्लियर है। अब जब हम लोग, ये हुआ एक पार्ट इसका, ये खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, इसके बाद इसके अंदर में सेकंड हेडिंग आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। अगर मेरा काम है, तुमने मेरे बोलने पे भेल खरीदा था, बढ़ गया, कुछ तो बेटर है पोजीशन, कुछ बेटर है, व्हाटएवर। अब तुमने जब खरीदा तो तुम्हारा इंटेंशन क्या था कि भाई प्रॉफिट होगा तो बेच देंगे, जो भी ये सोचा होगा तुमने, 2 महीना 3 महीना में जब भी प्रॉफिट होगा हम बेच देंगे, यही सोचता है आदमी। प्रॉफिट होते ही क्या करोगे, बेचोगे। तो क्या तुम 12 महीने के अंदर में बेचने का सोचे हो? एक इंटेंशन, जब तुम खरीदे तो तुम्हारा इंटेंशन, सबका अलग अलग होता है, तुम्हारा इंटेंशन अगर 12 महीने के अंदर में बेचने का है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग करंट एसेट में डालेंगे। और अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता है तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, नॉन करंट एसेट में डालेंगे। अब समझ रहे हो, हमने BHEL खरीदा, हमको खरीदे हुए 18 महीना हो चुका, मेरे लिए वो किस में जा रहा होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। अब समझ गए चीज को। इट इज प्योरली अबाउट द इंटेंट, तुम्हारा इंटेंट क्या था, सोच क्या था, तुम किस लिए खरीदे थे, उसको अपने क्या बोलेंगे, नॉन करंट या करंट, उसके बेसिस पे ही डिसाइड। अब अचानक में हम खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 4 महीना हो गया, क्या हम अभी बेचेंगे कि 2-3 साल बाद बेचने का सोच रहे हैं? 2-3 साल बाद बेचने का सोच रहे हैं, माइट भी बहुत लेट बेचने का सोच रहे हैं। अचानक में बाइडन एक तो न्यूक्लियर उड़ाया हमरे के ऊपर, मान लो एक तो बम आ रहा है, हमको देख रहा है ये तो फटेगा, ये फटेगा तो बाजार भी फट जाएगा और उसके बाद हमारा भी खेला हो जाएगा, यस और नो। हम देखे कि भैया कहानी खराब हो सकता है, हम तुरंत जाके उसको बेच दिए। बोला सर आप गलत किए, आप तो नॉन करंट माने थे। अरे भाई सिचुएशन के बेसिस पे इंटेंशन अगर बदलता है तो उस जगह आप ये नहीं बोल सकते कि हमने गलत किया था, मेरा सोच तो यही था ना। अरे यार तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो टाइम पास के लिए करते हो कि तुम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट, समझ गया, लॉन्ग टर्म नॉन करेंट, समझ गया चीज को, क्लियर है। लेकिन भविष्य का किसको क्या पता, मूड बदल जाए या समय बदल जाए या सामने वाली बदल जाए, इट इज पॉसिबल। अब जो भी है वॉट एवर, ये सब चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं, अपने मान लेते हैं, अच्छा सोचेंगे, ही इज वेरी गुड बॉय, जैसा भी है। सुनो मेरा बात, तो सुनो, इस सिचुएशन में वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल, तो ये ध्यान रखना। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सा। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। करंट एसेट में, हाँ बोलो बेटा, बेच दिया तो प्रॉफिट लॉस ही हो गया, खत्म हो गया यार कहानी, वो जो हो गया, उसका प्रॉफिट लॉस लिख के नहीं गया, जब बचा ही नहीं तो उसको कहाँ लिखोगे। हमारे यहाँ जब वो बचा ही नहीं तो हमको क्या सोचना है कि वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है, समझ गए चीज को। अच्छा एक मिनट, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज भी आता है, स्टॉक रेगुलर बेसिस पे चेंज होता है, यस और नो, यस सर होता है। इसी तरीके से इसके अंदर में ट्रेड रिसीवेबल्स भी आता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब इसी में आते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं। चीज को सुन लो पहले, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हम तुमको कंपनी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट एक तरीके से डील करवा रहे हैं जिससे तुमको थोड़ा बहुत याद आ जाए। क्या चीज, किसमें बेटा, आ रहे हैं हम, तुम चिंता मत करो, आ रहे हैं हम, बात कर रहे हैं बेटा। सुनो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब तुम्हारे मन में आएगा लोन तो एसेट हो नहीं सकता। भाई हमने किसी को लोन दिया है तो वो मेरे लिए एसेट होगा ना, हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे लिए एसेट होगा ना, हमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है, वो मेरे को धीरे धीरे करके रिटर्न करेगा तो मेरे लिए एसेट हो जाएगा, समझ गए। अच्छा वो एडवांस लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है, हर महीना रिटर्न कर रहा वो पैसा, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यही अगर हमने आईटीसी कंपनी को
कुछ लोन दे दिया 10 साल के लिए, तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर? तो इन्वेंट्री ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ठीक है। अब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो गया? बेसिकली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब इसके अंदर में आ जाते हैं। या फिर कोई और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको तुम 3 महीने के अंदर में बेच दोगे, 3 महीने के अंदर में जो रिडीम हो जाएगा, तो वो भी क्या हो गया हमारे लिए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि तुरंत ही पैसा आ जाएगा उसका, तो इट इज बेसिकली मार्केटेबल सिक्योरिटी, तुरंत का तुरंत पैसा आने वाला है, तो वो भी हमारे लिए क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? और लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, इसको याद करने का तरीका है, टिस्को विथ आई, एक्स्ट्रा आई, टी ट्रेड रिसीवेबल, आई इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में सर जी प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी, ये सब जो तुम पढ़ते थे, प्रीपेड रेंट, ये सब अपने, या एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे सर? करंट एसेट्स हो जाएंगे। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? तो ये हो गया हमारा करंट एसेट कंप्लीट। क्या कोई दिक्कत? हम तुमको इतना सब कुछ बता दिए जिससे कि तुम्हारे दिमाग में रहे, कभी तुम अगर इस तरीके का बैलेंस शीट देखो तो तुमको घबराना नहीं है। एसेट साइड में 2 आइटम, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का आपको याद हो गया, क्या सेटल्ड है? श्योर पक्का? तो यहीं पे हम इस करंट को छोड़ते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सही है, इन्वेस्टमेंट सही है, फिक्स्ड एसेट सही है। सही है पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर में? और आइटम है लेकिन मेरे को नहीं लगता दरकार है हमको भी ये चीज बताने का। अब हम एक शॉर्ट में बात करना चाहते हैं। एसेट साइड में कभी भी एसेट अगर बढ़ता है, इसका मतलब हमने उसको परचेज किया है, इसका मतलब वो क्या होगा? आउटफ्लो। समझ गए चीज को? क्लियर है? अभी आप कर रहे थे लैंड, पहले 5 लाख था, अभी 7.5 लाख है, मतलब हमने 2.5 लाख का लैंड खरीदा है, इसका मतलब वो क्या हो गया हमारे लिए? परचेज, डेट इज आउटफ्लो। करेक्ट है ना? कोई दिक्कत? मतलब तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए, अगर एसेट बढ़ रहा है तो इसके चलते पैसा जाता है, करेक्ट है? और अगर एसेट घट रहा है तो बेसिकली उसके चलते पैसा आता है। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर पक्का? सेटल्ड है तो ये चीज। अब यही चीज अगर हम लायबिलिटी साइड में जाए, लायबिलिटी अपोजिट तो नहीं होगा लेकिन बात होगा, क्योंकि हमको अपोजिट नहीं याद रहता है। हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम लोन लेके रखे थे कैनरा बैंक से, ठीक है? मेरा पिछले साल लोन था 15 लाख रुपए का। अभी लोन का बात हो रहा है ना, तुमको हमेशा ब्याज यही सब चीज से मतलब है। 15 लाख का लोन था 31 दिसंबर 22 को, और अभी 31 दिसंबर 23 को लोन है 33 लाख का। कितने से लोन बढ़ा? इंक्रीज इन लोन 18 लाख। पैसा आएगा कि जाएगा? सोच लो। हम बैंक से और लोन लिए, मेरे घर में रुपया आएगा, चुकाना वो बात का बात है, ले तो लो, जो आ रहा वो तो लो, तो हम ले लिए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। क्या समझ में आ गया चीज? क्लियर होता है पक्का सर? मतलब तुम समझ लो, लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, लायबिलिटी घटेगी। अब यही चीज अगर ऐसा होता कि मेरे यहाँ पे 15% डिबेंचर लायबिलिटी होता है, पता है? कंपनी पैसा उठाती है जैसे शेयर इशू करके, उसी तरीके से डिबेंचर भी इशू करती है। ये 15% का मतलब हुआ कि इस अमाउंट पे कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। तो अब हमको इसके ऊपर ब्याज देना इंटरेस्ट, तो इट इज माई एक्सपेंस। यस और नो? ये ध्यान रखना,
15% डिवेंचर पहले 10 लाख था, अभी 6 लाख है। मतलब हमने डिक्रीज इन डिवेंचर है पहला चीज, तो मतलब हमने डिवेंचर का पैसा वापस दे दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्ड। कितना रुपया हमने वापस कर दिया? 4 लाख। तो ये मेरे लिए क्या होगा? आउटफ्लो होगा। समझ में आता है? मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर हो तो तुम याद रखना दैट इज योर इनफ्लो, और डिक्रीज इन लायबिलिटी हो तो वो आपके लिए आउटफ्लो। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? श्योर? एकदम सही है। यहां तक कोई डाउट है क्या? पहले ये बोलो। लायबिलिटी का इंक्रीज इनफ्लो, लायबिलिटी का डिक्रीज आउटफ्लो। रुपया जा रहा है। करेक्ट है? श्योर? पक्का? क्लियर रहेगा ये चीज? हम चाहते हैं पहले तुम यहां तक सेटल्ड हो जाओ, क्योंकि हम लोगों को आगे ना बहुत झमेला करना होगा, क्योंकि वो सारा चीज जब तक सेटल नहीं होगा हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। पहले यहां तक सेटल कर लीजिए चीज को। देखिए, नौ सर, अब सुनो, हम तुम्हारे साथ लायबिलिटी साइड को लेके भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आइए, ठीक है। लायबिलिटी साइड को अपने लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। चीज को ढंग से देखना, यहीं से तुम्हारा सारा डिस्कशन सेटल्ड हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हुआ? जो शेयर होल्डर से रिलेटेड पैसा है। इसमें सबसे पहला आइटम आता है शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है, इसके अंदर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है। अब सुनो चीज को, ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो मेरा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, अभी 15 लाख है। लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? लायबिलिटी बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 5 लाख से। ये मेरे लिए क्या हो गया? इनफ्लो। रुपया आ रहा, मतलब हमने शेयर इशू किया है। 10 लाख का 15 लाख हो गया, मतलब 5 लाख का शेयर इशू हुआ है। करेक्ट है? श्योर? इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 12 लाख था, अभी 10 लाख है। मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर से पहले 12 लाख रुपया ले रखे थे हम, अभी कितना लिया हुआ है? मतलब हमने 2 लाख रुपया इनको रिटर्न कर दिया है। तो लायबिलिटी घट रही है, मतलब हमने 2 लाख रुपया दिया। हम जब ब्रैकेट लगाएंगे मतलब आउटफ्लो है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? इसका मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कोई दिक्कत है इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? अब इन शेयर्स के ऊपर जब हम लोगों के पास प्रॉफिट होता है तो हम इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं। क्या करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। हम इनको डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड क्या होता है बेसिकली? इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed between the shareholders, between the shareholders। करेक्ट है क्या? तो सर जी क्या हो जाता है? वो होता है, करेक्ट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर। अब हम इस बार 20 लाख प्रॉफिट किए, हम बोले सारा कंपनी में रखने से अच्छा जो ओनर है उनको भी कुछ देना चाहिए, तो हमने उनको 5 लाख रुपया डिविडेंड के रूप में दे दिया। तो ये 5 लाख रुपया हमने तुमको दिया, इसके चलते पैसा आएगा कि जाएगा? तो डिविडेंड पेड इज एन आउटफ्लो। समझ गए? अच्छा, डिविडेंड दिए तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम? ये मेरा एक्सपेंस भी है, ये ध्यान रखना, इट इज एन एक्सपेंस। अच्छा, डिविडेंड हमेशा किससे दिया जाता है? प्रॉफिट से। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं, इट इज गिवन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आता है, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है पैट, उससे आप क्या करते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? अब डिविडेंड 2 टाइप का होता है, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं एक एक करके। पहले सारा कॉन्सेप्ट ले लो, हर एक टर्म तुमको पता होना चाहिए। कैश फ्लो सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सारा टर्म तो सीखो क्या है। अब डिविडेंड 2 टाइप का होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड होता है जब ईयर एंड हो जाता है ना,
तो फाइनल अकाउंट्स बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। उस समय हमको पता चल जाता है कि मेरा नेट प्रॉफिट एक्चुअली फाइनली कितना हुआ है। तो जब हम उससे डिविडेंड देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। समझ गए चीज को, क्लियर है। ये प्रोपोज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट इसको पास करता है शेयर होल्डर लोग एनुअल जनरल मीटिंग में। हाँ, प्रोपोज डिविडेंड इज ऑल्सो फाइनल डिविडेंड, करेक्ट। प्रोपोज डिविडेंड इज ऑल्सो फाइनल डिविडेंड। तो प्रोपोज किया जाता है, फिर एजीएम में शेयर होल्डर लोग इसको पास करता है, तब शेयर होल्डर के बीच में बट जाता है। समझ गए चीज को, क्लियर है। अब इंटरिम डिविडेंड का मतलब हुआ कि 2 ईयर के एंड के बीच में, मतलब समझो चीज को, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, एज्यूम करो 1/4/2023 से, और एंड होगा 31 मार्च 2024। यस और नो। इस पीरियड के बीच में सर, इस पीरियड के बीच में कंपनी कभी भी, सपोज करो 15 सितंबर 2023, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट हो रही है, तो कंपनी ने बीच में क्या किया, डिविडेंड पे किया। क्या ईयर एंड हो चुका है? इंटरिम बीच में कहीं भी, वो अप्रैल से मार्च के बीच में कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे करते हैं, डिक्लेयर करके पे कर देते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर से परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में, उनको पता आज के दिन क्या प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो वो इतना बड़ा प्रॉफिट है तो एज अ जेस्चर लो एंजॉय, तो उस तरीके से तुमको डिविडेंड दे दिए। समझ गए चीज को, क्लियर है। तो इसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। इट इज डायरेक्टली पेड, इट इज नॉट प्रपोज्ड, इट इज डायरेक्टली पेड। बोल देता है हम लोग इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, अब आपको मिल जाएगा, खत्म कहानी। वो 30 डेज 35 डेज का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, वो बात का बात है, वो तुमको मतलब नहीं उससे। तो इट इज बीइंग पेड टू द शेयर होल्डर्स, करेक्ट है। अच्छा, डिविडेंड हमेशा एक्सपेंस है ना, तो इंटरिम डिविडेंड भी क्या होगा, एक्सपेंस ही होगा। समझ गए चीज को, तो ध्यान रखना, इट इज एन एक्सपेंस। इन दोनों चीज के चलते पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। हम लोग कंपनी का कैश फ्लो बना रहे हैं, तो कंपनी के यहाँ पे रुपया जाएगा। क्या आप समझ गए चीज को, क्लियर है। तो आपको ये समझ में आया कि डिविडेंड होता क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। यस, इट कैन बी प्रेफरेंस डिविडेंड, इट कैन बी इक्विटी डिविडेंड। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, जब इक्विटी को मिलता है तो इक्विटी डिविडेंड बोलते हैं। हमेशा पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, इक्विटी को कि प्रेफरेंस को? प्रेफरेंस, नाम ही सेलेक्ट बता रहा है, प्रेफरेंस। दे आर गिवन प्रेफरेंस विथ रिगार्ड टू 2 थिंग्स। पहला, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंड अप होगा कंपनी का तो पहले पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा, और जब डिविडेंड दिया जाएगा तो पहले डिविडेंड भी इनको दिया जाएगा। समझ गए। इक्विटी को लास्ट में मिलता है। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? तो अपने समझ गए कि प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड का कहानी क्या है। ये एक्सपेंस है और ये पे होता है, इसके चलते आउटफ्लो होता है, और दोनों ही डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद होता है। क्लियर रहेगा ये चीज, पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या शेयर कैपिटल समझ गए। अब दूसरा आइटम आता है इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब कंपनी के यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है उसका डिटेल इसके अंदर में रहता है। ये रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, नहीं नहीं, एनटीओ नहीं बेटा, ये इनमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये होता है बेटा। जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ना प्लीज, एक बच्चा पूछ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेसिकली ये 3 आइटम तुमको यहाँ पे मिलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ गए चीज को, क्लियर है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या, जीआर, पीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्या है, आपको जो पूरा प्रॉफिट होता है आप उस प्रॉफिट के पैसे को क्या रखते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने सुना होगा, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो कंपनी के पास प्रीमियम आता है। अच्छा, प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, यस और नो। 10 का चीज 15 में बेच रहा है, 5 रुपया प्रॉफिट ही हो रहा है। अब चीज को समझो, सपोज करो मेरे यहाँ पे प्रीमियम पहले 10 लाख था, अभी 12 लाख है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमारे पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कब बढ़ता है, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता है पक्का। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो ये हमारे लिए क्या हो गया,
इनफ्लो हो गया। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? याद रखना, अगर कभी सिक्योरिटी प्रीमियम घट जाए, मतलब 10 लाख था, अब ये 7 लाख हो गया। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम एक फंड है, ये एक फंड है, जैसे जैसे शेयर इशू करते हैं उसका प्रीमियम उसमें जुड़ते जाता है, और अभी कितना ही है, मतलब फंड वैल्यू घट गया तो 3 लाख कम हुआ है ना, देयर इज अ डिक्रीज। ये डिक्रीज के चलते कभी पैसा नहीं जाता है, ये कभी हम लोग कभी प्रीमियम किसी को देंगे नहीं, ये कहीं पे एडजस्ट होता है। जब री इशू होता है शेयर तो शेयर फॉर फीचर एडजस्ट होता है। हम लोग ये थोड़ी उसको पैसा देते हैं, 10 का चीज 9 में दिए उसको 1 रुपए का एडजस्ट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम से इसमें एडजस्ट हो गया शेयर फॉर फीचर में। उसी तरीके से जब प्रीमियम कम होता है तो तुम ध्यान रखना पक्का ही कुछ झमेला है, मतलब कम लॉस है तो नुकसान ही, हम तुमको सच बताएं तो। अब हम तुमको बताते कैसे होता है ये लॉस, कैसे होता है हम बताते तुमको। मेरे यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 लाख का कितना हो गया, 10 लाख, मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर को कितना रुपया दिया, 2 लाख आउटफ्लो है ना, रुपया जा रहा है। हम इनको 2 लाख की जगह है ना, हो सकता है 2.5 लाख दिए, रिडीम डेटा प्रीमियम, रिडीम डेटा प्रीमियम, तो इनको 2.5 लाख दिए, 50,000 एक्स्ट्रा दिए, यस और नो। तो हम जो अभी प्रीमियम यहाँ 10 लाख लिख रखे थे उसमें से 50,000 रुपया उसमें गया है ना, तो 50 इससे एडजस्ट होता है। तो प्रीमियम कम होने का मतलब किसी से एडजस्ट हुआ, वो एडजस्टमेंट हम लोग को सीखना पड़ता है, वो कहाँ है। वो एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में भी हो सकता है, वो एडजस्टमेंट डिवेंचर में भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं है, वो ढूंढेंगे हम लोग। वही सबसे टफ पार्ट होता है, वो नहीं सब में लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो दिमाग में सेट करना बहुत टफ होता है। तो तुमको ये ध्यान रखना है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी कम हुआ दिखे तो बी कॉशियस, कुछ झमेला है, उसको कभी आउटफ्लो मत दिखा देना। ये बढ़ेगा तो पैसा आया, ये घटा है ना तो कहीं ना कुछ झमेला हुआ है, उस झमेले को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? तो हम तुमको सिनेरियो बता दिए, कम होगा तो कुछ लोचा है, वो लोचा हम लोग सेटल करेंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? श्योर? अब आओ पीएल, मेरे यहां पे पहले 15 लाख था, अभी 18 है, मतलब 3 लाख से बढ़ा है क्या? 3 लाख से बढ़ रहा है, मतलब मेरा इस साल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मेरा इस साल 3 लाख रुपए का, पहले तक मेरा 15 लाख का प्रॉफिट था, अभी 18 लाख है, मतलब इस बार मेरा प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपया। क्या ये समझ में आता है? क्लियर है ये चीज? पक्का सर? श्योर? एकदम सही है। तो हम लोगों का प्रॉफिट इस बार का कितना हो गया, 3 लाख। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएल में जो आता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ये ध्यान रखना। तो ये 3 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब ये प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त सारा एक्सपेंस लेस हुआ होगा, सारा एक्सपेंस लेस हुआ होगा, सारा इनकम आया होगा, यस और नो? अच्छा, एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन आता है कि नहीं? डेप्रीसिएशन आता है कि नहीं? अच्छा, डेप्रीसिएशन अगर आता है तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ है कि नहीं उसके चलते? क्या मेरा उसके चलते कैश जाता है? क्या मेरा डेप्रीसिएशन के चलते कैश जाता है? नहीं जाता है, मतलब 3 लाख रुपया कैश प्रॉफिट नहीं है, इसमें डेप्रीसिएशन लगा हुआ है। तो हम लोगों को कैश फ्लो बनाते वक्त इस 3 लाख के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा कि कितना डेप्रीसिएशन है, उसको ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन हटेगा, एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ रहे हो चीज को? वो हम तुमको सिखा देंगे, डोंट वरी, बट हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं। जब हम सम्स में जाए तो तुम ऐसे हमको देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं सोचना है। समझ गए चीज को? हम लोग इससे निकाल लेंगे, कैश प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, कैश प्रॉफिट, कि हमारा कैश कितना प्रॉफिट हुआ। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? श्योर? अब रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है? हम लोग जो टोटल प्रॉफिट अर्न करते हैं ना साल में, सपोज करो मेरा इस बार 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 15 लाख। हम बोले पूरा 15 लाख रुपया पीएल में नहीं रख के 5-6 लाख रुपया ना रिजर्व में डाल देते, जनरल रिजर्व में, मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, 15 में से 6 निकाल के एक डब्बा में डाल दी, इसमें रखो जीआर, और 9 लाख किसमें रहने दिए? पीएल में। पीएल में कितना रहने दिए? 9 लाख। तो जीआर में पैसा कहां से जाता है? पीएल से जाता है। पीएल से जो टोटल प्रॉफिट होता है आदमी उसका एक पार्ट किस में डाल देता है? जीआर में डाल देता है। अब मेरा जीआर 20 लाख था पहले, अभी 25 लाख है,
जीआर में कितना बढ़ा है? अब हम इस दो सिचुएशन, इस दोनों को देख के पूछेंगे तुमसे, इस साल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तुम बताओ। 8 लाख। 8 लाख सोच के देखो, जीआर 20 से 25 हो गया क्या? मतलब इस साल जीआर में कितना डाले हैं? 5 डाले हैं एक्स्ट्रा, तो ये प्रॉफिट से ही तो आया होगा। और 3 लाख पीएल में भरा हुआ भी है, मतलब मेरे को टोटल प्रॉफिट 8 हुआ होगा, उसमें 3 पीएल में पड़ा है और 5 जीआर में पड़ा है। अब समझे चीज को, क्लियर है? तो जब भी बढ़ा ध्यान रखना, सर जीआर कम हो गया तो पीएल के साथ एडजस्ट करके देख लेंगे कितना हुआ, कैसे कम हुआ नहीं हुआ वो लिखा होगा, उस हिसाब से देख लेंगे, डोंट वरी। अभी चीज समझ में आता है? क्लियर है पक्का? अच्छा, बोनस शेयर जानता है तुम लोग? बोनस शेयर, बोनस का मतलब समझता है? बोनस शेयर का मतलब, अब चीज को समझो, समझो। मेरे यहाँ 10 लाख शेयर है। कितना? 10 लाख शेयर, 10 रुपया करके कितना रुपया का शेयर हो गया? 1 करोड़। 10 लाख इंटू 10 करते 1 करोड़। तुम कैलकुलेटर पे मत करना, जीरो इधर उधर हो जाएगा। सुनो मेरा बात, 10 लाख शेयर है, हम बोनस शेयर जब देते हैं ना शेयर होल्डर को, मतलब मेरे पास प्रॉफिट बहुत हुआ इस बार, भयानक पैसा आया हुआ है प्रॉफिट, तो हम शेयर होल्डर को बोले देख डिविडेंड नहीं देंगे तुमको, हम तुमको शेयर दे देते हैं। डिविडेंड देने से हमको कैश देना पड़ेगा तुमको, हम तुमको क्या दे दे रहे हैं? शेयर दे दे रहे हैं। हम बोले बोनस, एक पे एक फ्री। तो तुम्हारे पास 10 लाख शेयर है तो हम तुमको 10 लाख बोनस देंगे, 10 लाख बोनस देंगे, हम तुमको 10 लाख शेयर बोनस देंगे। एक शेयर 10 रुपए का था, 10 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 1 करोड़। अब शेयर कैपिटल 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ का कैपिटल था पहले, चीज को समझ। अब सुन ले मेरा बात सुन ले, अभी छोड़ प्रॉफिट जाए तुलना में। मेरा शेयर कैपिटल पहले 100 लाख था, अभी 200 लाख है। शेयर कैपिटल बढ़ रहा है क्या? तुम ऐसे ही बता, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है कितना से? 100 लाख से। लायबिलिटी बढ़ रहा है क्या? नॉर्मली हम लोग क्या बोलते थे, लायबिलिटी बढ़ता है तो पैसा आता है। अरे लोन समझ ले, तेरे को कभी भी लायबिलिटी में दिक्कत होना, तुम शेयर कैपिटल मत पढ़ना, लोन पढ़ना। हर चीज को लोन पढ़, हर चीज को। तुम पहले 100 लाख का लोन लेके रखा था बैंक से, अभी कितने का लोन है? अभी हम बात करेंगे ना, अभी हम खत्म नहीं किया, अभी बात कर रहे हैं यार, हमको बोलने दिया करो ना। 100 लाख का लोन था, 200 लाख का लोन है, मतलब बैंक से कितने का लोन ले लिए? 100 लाख का और ले लिए, तो पैसा आया कि गया? आप समझ गए ना इनफ्लो? अब यहां बात कर, लेकिन मेरा 100 लाख का शेयर कैपिटल था, हम 100 लाख का बोनस दिए तुमको, अब कितना हो गया? 200 लाख। बोनस तुमको फ्री में दिए क्या? इट इज फ्री, शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तुमको तो मिल गया, खुशी तुमको, कंपनी के कोई खुशी का कहानी नहीं है, पैसा आया ही नहीं, कहीं कुछ नहीं आया। मतलब जब बोनस शेयर होता है ना, तो इस 100 लाख के चलते नो कैश इनफ्लो, इसके चलते रुपया आएगा ही नहीं, ये हम तुमको फोकट में दे रहे हैं, फोकट में, समझ रहे हो चीज को? इट इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके चलते कभी भी पैसा। भाई 100 लाख का चीज तेरे को जीरो में दे दिए, कितने में दे दिए? जीरो में। जीरो में हमको प्रॉफिट की लॉस? कंपनी को तो लॉस है, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा तुमको दे दी, कितने का? 100 लाख। हमरा प्रॉफिट किस में रहता है? पीएल और जीआर में। किस में रहता है? पीएल और, मतलब हम इनसे लिए होंगे और तुमको दे दिए होंगे, यस और नो? तो जब भी बोनस होता है तो पीएल और जीआर कम होते हैं और शेयर बढ़ जाता है। अब समझ गए चीज को? क्लियर? सम्स में आएंगे ना वापस तुमको सिखाएंगे पूरा, बट अभी सुन तो लो। सम्स में क्या है ना, देख के तुमको कुछ कुछ याद आएगा कहानी, तो लिंक कर पाएंगे हम। समझ रहे हो चीज को? क्लियर है? तो जब तुम्हारे पास बोनस होगा तो बोनस के चलते पैसा आता नहीं है, ये फ्री में इशू होता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये हो गया आपका यहाँ का कहानी। कुछ पूछना? हाँ बोलो। स्प्लिटिंग और बाद में यार, स्प्लिट से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 10 रुपए का शेयर है, कुछ होगा ही नहीं, स्प्लिट के चलते कभी कुछ नहीं होता। मेरे पास 10 रुपए का शेयर था, 10 लाख शेयर, 10 लाख इंटू 10 कितना होता है? 1 करोड़ का शेयर कैपिटल था। अब हम 10 रुपए वाला शेयर को बोल दिए 5 रुपया कर दो, तो जिनके पास 10 रुपए का एक शेयर था, अब उनके पास 2 शेयर हो जाएगा 5-5 रुपए का। यस और नो? शेयर को तोड़ देना, फेस वैल्यू को डिवाइड कर देना, दैट इज व्हाट, डिवाइड कर देना। अब 5-5 रुपए का हो जाएगा। 5-5 रुपये होने का मतलब क्या हो गया सर जी? 2 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर 10 लाख की जगह 20 लाख हो जाएंगे। और एक
हाँ, अब फेस वैल्यू 10 की जगह 5 हो जाएगा। 20 लाख इंटू 5 कितना, 10 लाख। कोई फर्क पड़ा? फिर भी स्प्लिट करता है कंपनी की नहीं करता है? स्प्लिट करता है। यही चीज है। पॉकेट में 2000 का नोट रखते हो, एक बार मान लो रख, अभी रखते हो तो 2000 का नोट रखते हो, ज्यादा इधर उधर होता है 2000 का नोट, 10 का नोट पड़ा रहे तो तुरंत खर्चा हो जाता है, यस और नो? तो किसी भी चीज का जब स्प्लिट हो जाता है तो उसका वैल्यू भी कम हो जाता है, वो जल्दी लिक्विडिटी आ जाती है उसमें। अब अगर तुमको, अगर हम बोले एक शेयर है यार, नाम ध्यान नहीं आ रहा, 90,000 रुपया चलता है, 90 MRF, करेक्ट। MRF का दाम एक शेयर का 98,000 कुछ चल रहा है। अब तुम उसको खरीदने जाएगा, एक शेयर भी लेगा तो कितना लगेगा? तो तुम खरीदेगा नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास। वही अगर कंपनी उसको स्प्लिट कर दे 10 में, 10 में अगर कर दे तो एक शेयर का दाम 9,800 हो जाएगा। अब फिर भी बहुत जन खरीद पाएगा, फिर उसको और स्प्लिट कर दे 10 में, एक बार मान ले तो 980 हो जाएगा, और जन खरीद पाएगा, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर में, फायदा हो जाता है, ट्रेडिंग ईजिली हो जाती है, डिमांड क्रिएट हो जाता है उस शेयर का। यहाँ पे डिमांड क्रिएटेड नहीं रहेगा, समझ गए? तो 2000 का नोट का छुट्टा जल्दी से नहीं मिलता है ना। और तुम कहीं खर्चा करने, तुम बोलेगा पंकज एक चाय देना, तो ले 2000 का, तुमको मार के भगा देगा वहाँ पे, बोलेगा ए ये सब बात नहीं करेगा हमसे, 5 का चाय पीता 2000 का नोट दे रहा है, तो वैसे ही चला, तो चुपचाप तुम चला जाएगा, खर्चा ही नहीं हो रहा है, खाली पेट आया खाली पेट चला गया। दिस हैपेंस जब इस तरीके का चीज होता है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? यहाँ पे सर हमारा शेयर कैपिटल का बात हो गया, हम लोगों का रिजर्व एंड सरप्लस का बात हो गया, सेटल्ड है। इसके बाद तीसरा आइटम भी होता है, क्या नाम होता है? नहीं नहीं, इसमें थर्ड आइटम, ए नंबर शेयर कैपिटल, बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स बोलते हैं उसको, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये कभी नहीं रहता बुक्स में, छोड़ दो। अब इसके बाद दूसरा हेड आता है संपा। संपा, पहला हम लोग क्या लिखे थे? शेयर होल्डर फंड, पहला हम लोग क्या लिखे? शेयर होल्डर फंड। दूसरा हम लोग क्या लिखे? संपा, शेयर अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर अप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। ये भी कभी नहीं रहता बुक्स में, नहीं रहता है, तो बात करके अभी कोई फायदा नहीं है। तीसरा हेड होता है, थर्ड हेड, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट आने वाले समय में 12 महीने में तो नहीं होगा, करेक्ट है। एग्जाम्पल देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं इधर। हम होम लोन लिए हैं, 20 साल का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोले कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, तो होम लोन वो हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। समझे चीज को? कंपनी के बुक्स में ये डिवेंचर के रूप में है। एज्यूम करो 15% डिवेंचर कंपनी के यहाँ पे पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? मतलब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, इशू ऑफ डिवेंचर, 10 लाख रुपए का पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, आप और पैसा उठा लिए बाजार से, कैश इनफ्लो, करेक्ट है। अब इसके ऊपर कंपनी को क्या देना होगा? इंटरेस्ट 15%। अब 20 लाख रुपया हो गया क्या? 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख रुपया साल का ब्याज। अब ये कंपनी रुपया, ये ब्याज कंपनी के लिए इनकम की एक्सपेंस? लोन के ऊपर इंटरेस्ट दोगे तो क्या होगा? एक्सपेंस है, एक्सपेंस के चलते पैसा आता है कि जाता है? जाता है, यस और नो? अच्छा, एक्सपेंस पीएल में डेबिट होता है कि क्रेडिट? पीएल में डेबिट होता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? हम तुमसे थोड़ा बात कर ले रहे हैं जिससे तुमको समझ में आ जाए, करेक्ट है? तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस पीएल में डेबिट होता है, रुपया जाता है, ये समझ गए? अच्छा, ये रुपया किस पे जा रहा है? डिबेंचर्स पे, यस और नो? करेक्ट है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। कुछ पूछना? सेटल्ड है? श्योर? पक्का? कुछ भी पूछना आप लोग को? श्योर? एकदम पक्का है? आगे बात करो। इसी तरीके से यहाँ पे वो करंट लायबिलिटी में जाएगा, वो करंट लायबिलिटीज। समझे चीज को? क्लियर है? आगे
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं जो कि तुम्हारे वैसा कोई काम नहीं आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, वो भी तुम्हारे कुछ रहता नहीं है। और एक होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। दीज थिंग्स एट योर लेवल आर नॉट रिक्वायर्ड, एकदम नहीं है तुम लोग के किसी के भी। तो ये होता है, 4 आइटम होता है यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटी में। इसको हम डिनोट करते हैं डॉल के नाम से। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तुम्हारे ज्यादा इंपैक्ट आता है चौथा नंबर हेड का, दैट इज करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज, समझ गए चीज को? करंट लायबिलिटी में 4 आइटम है। टॉस, TOSS। पहला ट्रेड पेएबल्स, जिसके अंदर में क्रेडिटर्स, हम लोग खरीदते हैं सामान क्रेडिट में तो उसको ट्रेड पेएबल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, यस और नो? सर जी रीपेमेंट तो 2-3 महीने में 15 दिन में करना ही पड़ता है। ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। SS शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया एक तरीके से। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसके लिए हम एक प्रोविजन बना लिए। अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स बोल देंगे 5 साल बाद भी मान लेगा? वो तुरंत लेगा कि नहीं? तो ये तो भैया शॉर्ट टर्म ही है। इसको तुम लेट करेगा तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट बहुत कुछ लग जाएगा, यस और नो? तो ये तुम्हारा करंट लायबिलिटीज हो गया। क्या चीज समझ में आया? कैश फ्लो करने के लिए सबसे पहले तुमको कंपनी के बैलेंस शीट को पता होना चाहिए क्या होता है। तो तुमको अब कंपनी का बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा कि आखिर आइटम्स क्या क्या है, क्योंकि इन आइटम्स के बेसिस पे ही तुम डिवाइड कर पाओगे कि किनके चलते पैसा आता है और किनके चलते पैसा नहीं आता है या जाता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? यहाँ पे आपका बैलेंस शीट इज कंप्लीट। मेरा डिस्कशन बैलेंस शीट का कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मेन बात कर पाएंगे। अच्छा हम लोग कहाँ तक किए थे इसके पहले? यहीं से चालू होगा ना? लीजिए चालू करिए। अब आप पहले आप देखिए फिर हम आपसे बात करते हैं प्लीज। नो सर, यहाँ तक बैलेंस शीट सेटल्ड हो जाना चाहिए, करेक्ट है? श्योर। हम तुमको बहुत सारा चीज बताए। प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही एक आइटम और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोज डिविडेंड। अच्छा बता, प्रोपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड की इंटरिम डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड हमने बोला था ना, करेक्ट है ना? तो ये आइटम लिख लो तुम लोग वहां पे, प्रोपोज डिविडेंड, ये तुम्हारे काम आएगा, ध्यान रखना। अब आगे हम लोग अब कैश फ्लो चालू कर सकते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट विद द कैश फ्लो बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि पैसा आ रहा कैसे है, जा रहा कैसे है, और कौन कौन सा आइटम के चलते आना जाना हो रहा है। समझ गए चीज को? क्लियर है? यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं चीज को। तुम इतना तक देखो, हम तुमसे अगले क्लास में अब प्रॉपर कहानी चालू करेंगे, ठीक है? आप इसको देखिए। वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर।